हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और ये आज लास्ट लेक्चर होने वाला है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस लास्ट लेक्चर में हम वो सब चीजें डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में अभी तक हमारी बची हुई है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की कि क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यहां पर देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपके सामने आते चले जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, लेड यानी Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपके पास एलिमेंट यहां पर रिप्रेजेंटेड हैं। अगर मैं सबसे टॉप एलिमेंट की बात करूं जो कि पोटेशियम होता है, जो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इसीलिए पोटेशियम को आप कहां रखते हो? आप केरोसिन की बोतल में आप प्लेस्ड करके रखते हो या स्टोर करके रखते हो। यहां पर जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आओगे वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। इसका मतलब टॉप एलिमेंट्स की अगर आप बात करें तो वो हाईली रिएक्टिव है। नीचे वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं आपके? हाइड्रोजन से नीचे वाले जो हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंटेड हैं इस वाले आपकी जो चार्ट है इसमें। यहां पर अगर हम बात करें तो थोड़ी डिटेल में और बात करते हैं। जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी आपकी क्या होती है? डिक्रीज होती है। टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट है वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। यहां पर इसको याद करने का तरीका भी होता है, और वो तरीका क्या होता है वो आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं ताकि एग्जामिनेशन में आप इस कॉन्सेप्ट को भूल ना पाएं और रिएक्टिविटी सीरीज अच्छी तरीके से आपको याद रहे। याद करने का तरीका है काशी नाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इस तरीके से भी हम यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दें, पोटेशियम यानी काशी, सोडियम यानी नाथ, क्योंकि सोडियम को कैसे लिखा जाता है? Na लिखा जाता है, इसलिए नाथ बोला है। Ca यानी कैल्शियम का, मैग्नीशियम यानी माली, एल्यूमिनियम यानी आलू, जिंक यानी क्या होता है? जरा, Fe, देखो आयरन को क्या लिखते हैं? Fe यानी फेरस, इसलिए हमने आयरन को क्या लिखा है? फीके, पकाता है, पकाता है। फिर उसके बाद कौन है आगे आओ, आगे आओ यानी कौन है। यहां पर कौन है में भी ये कौन है आगे आओ। इस तरीके से आप यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज को आसानी से आप क्या कर सकते हो? रिमेंबर कर सकते हो। ध्यान रखना, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होते हैं यानी पोटेशियम, ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। इनमें जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी क्या होती चली जाती है? वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। आइए थोड़ी सी और बात करते हैं। यहां पर देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in increasing or decreasing order of their reactivity is known as reactivity series। यानी कि अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उस सीरीज को आप क्या कहते हो? उस सीरीज को आप रिएक्टिविटी सीरीज आप कहते हो। आइए अब जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देख लिया, अब हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसकी पोजीशन से हटा देता है। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए एक कंपाउंड हमने लिया AB और इसकी रिएक्शन हमने C के साथ कराई, तो क्या हुआ? A जो है वो बना और इसके साथ साथ CB बन गया, या फिर आप इसको BC भी कह सकते हो। यहां पर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या करा है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया है।
यहां पर देखिए, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव अनदर एलिमेंट हैविंग लेस रिएक्टिविटी फ्रॉम इट्स कंपाउंड, देन दीज टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह की रिएक्शन को आप क्या कहते हो? इस तरह की रिएक्शन को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हो। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास क्या क्या है, एक एपरेटस पूरा हमारा अरेंज है, और यहां पर हमने सैंड पेपर लिया और यहां पर हमने नेल ली। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या है, यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन है दोनों तरफ वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब हमने क्या करा, यहां से नेल जो है इसको हमने क्या करा, डिप कर दिया किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। आफ्टर 20 मिनट्स हमने क्या देखा, जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि पहले ब्लू कलर का हुआ करता था, वो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ साथ जो आयरन थी उसके ऊपर भी क्या होगी, रस्टिंग क्रिएट होगी, ब्राउन कलर का सब्सटेंस यहां पर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब यानी कि ये जो कंपाउंड है, ये जो सॉल्यूशन है, ये क्या बन चुका है, ये आपका फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन चुका है। पहले ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, यानी ब्लू कलर था। अब आप देखिए ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है, और जब आपने इसके अंदर आयरन को डाला तो इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। इसका मतलब इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब कि एक नए तरह का सब्सटेंस या सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ है, और वो सॉल्यूशन कौन सा है, वो सॉल्यूशन फेरस सल्फेट आपका सॉल्यूशन है। आइए रिएक्शन देखते हैं। जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आपने Fe के साथ कराई, यानी कि आयरन के साथ कराई, तो क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव होता है तो ये कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और एक नए तरह के सब्सटेंस को प्रिपेयर कर लेगा, या नए तरह के सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लेगा। वो कौन सा होगा, वो होगा FeSO4, और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान से देख सकते हैं, ये वही रिएक्टिविटी सीरीज है जो हमने इसके पहले डिस्कस करी थी। यहां पर देखिए आप, आयरन जो है वो इस जगह पर है जबकि कॉपर ऊपर है, यानी आयरन जो है, ध्यान से देखिए, आयरन ये वाला है और कॉपर देखो ये वाला। अब इसमें आपको पता है कि आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, इसलिए ये कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बात करते हैं। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि जिंक की रिएक्शन अगर मैं कॉपर सल्फेट के साथ कराता हूं, तो सबसे पहली बात, क्या ये रिएक्शन रन होगी? तो हम यहां पर इस चीज को समझेंगे कि जिंक कहां पर प्लेस करता है। जिंक हमारा प्लेस करता है इस जगह पर, जबकि कॉपर नीचे प्लेस करता है। तो नो डाउट जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा सॉल्यूशन, और कॉपर यहां से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। देखिए जिंक सल्फेट बना और कॉपर यहां से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ऐसा यहां क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर देखिए जिंक ऊपर है और कॉपर कहां है, नीचे है। तो यानी अपर जो एलिमेंट है वो लोअर एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। यहां पर जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को। क्यों, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव था। आइए एक और रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए लेड की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, CuCl2 के साथ कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, लेड हमारा कहां आता है, लेड हमारा यहां आता है, और कॉपर हमारा इसके जस्ट नीचे आता है। यानी अभी भी जो लेड है वो हाईली रिएक्टिव है, यानी कि ये क्या कर सकता है, आसानी से इसको डिस्प्लेस कर सकता है। क्या बना सकता है, PbCl2 बना सकता है, और कॉपर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इन सभी रिएक्शंस में हमने क्या देखा, इन सभी रिएक्शन में देखा कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, यहां पर इसमें एक्टिविटी सीरीज में बता रखा है, लेड ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को। आइए बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। मान लीजिए दो कंपाउंड आपके पास है और दोनों ही कंपाउंड आयंस की फॉर्म में प्रेजेंटेड हैं, तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो जाता है और नेगेटिव आयन पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो जाता है। और क्योंकि यहां पर दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। मान लीजिए A पॉजिटिव B नेगेटिव है, इसकी रिएक्शन अगर हमने C पॉजिटिव D नेगेटिव के साथ करा तो क्या हो गया, A पॉजिटिव D नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, यानी A पॉजिटिव D नेगेटिव बना लेगा। और सिमिलरली B नेगेटिव जो C पॉजिटिव है वो B नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो जाएगा और क्या बना लेगा, C पॉजिटिव B नेगेटिव बना लेगा। मतलब
कि अगर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करता हूं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म होता है। द रिएक्शन वेयर अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही क्या होती है, एग्जाम्पल होती है। यहां पर प्रेसिपिटेट इस तरीके से बनता है और ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है। ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म, और इस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, इसी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। ठीक है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हो। नाउ रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। मान लीजिए आपने दो सॉल्यूशन लिए, एक में आपने क्या लिया, यहां पर देखिए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। यहां पर सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 है। सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, दैट इज कॉल्ड सोडियम सल्फेट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, बैरियम क्लोराइड। खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब मैंने सोडियम सल्फेट को इसके अंदर मिला दिया, किसके अंदर, बैरियम क्लोराइड। यहां पर जो बैरियम क्लोराइड है उसको फॉर्मूला होता है BaCl2, ये आपका बैरियम क्लोराइड होता है। जब हमने सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड में मिलाया तो यहां पर एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म हो गया, व्हाइट PPT यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब इनसॉल्यूबल सब्सटेंस यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखिए, Na2SO4 की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, BaCl2 के साथ कराई। Ba के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है, तो अब क्या होगा, यहां पर NaCl बन जाएगा और BaSO4 बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, BaSO4 आपका बन चुका है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और इसके साथ साथ आपको क्या मिला है, NaCl मिला है, वो भी कितने, 2 मोल्स ऑफ NaCl आपको यहां पर मिला है। रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, बैरियम सल्फाइड अगर हम लेते हैं तो बैरियम सल्फाइड की रिएक्शन अगर मैं जिंक सल्फेट के साथ कराता हूं तो ध्यान से देखिए, बैरियम प्लस का है, सल्फेट क्या है, नेगेटिव है। तो यहां क्या होगा, ये जो Ba है ये SO4 के साथ यानी कि BaSO4 बन जाएगा, और यहां से ZnS आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म। यहां पर रिएक्शन देखिए क्या हुआ, BaSO4 आपका बन गया, ये भी आपका व्हाइट कलर का PPT होता है, और इसके साथ आपको क्या मिला है, इसके साथ आपको ZnS आपको मिला है, जिसको हम जिंक सल्फाइड कहते हैं। अगेन रिएक्शन देख लीजिए, कॉपर क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, इसकी रिएक्शन आपने Ki के साथ कराई। Ki में भी K के ऊपर पॉजिटिव होता है और I के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और नेगेटिव किसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। यानी यहां CuI2 आपको मिल जाएगा और यहां ट्वाइस ऑफ KCl आपको मिल जाएगा। देखिए जरा रिएक्शन लाइन के बाद क्या हुआ, यहां पर आपको CuIT यानी क्यूप्रिक आयोडाइड आपको मिला, जो कि एक ब्राउन PPT होता है, और इसके साथ साथ आपको क्या मिल गया, इसके साथ साथ आपको KCl मिला। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहां पर 2 लगा सकते हो। ठीक है, यहां पर आपने 2 लगाया तो यहां पे 2 लगाया तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। मतलब आपने क्या कहा कि प्रेसिपिटेट इज सिंपलाइज्ड बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। जब भी आपका प्रेसिपिटेट बनता है तो आप इसको डाउनवर्ड एरो में आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि प्रेसिपिटेट हमेशा क्या करता है, सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जाता है, जबकि गैस क्या होती है, गैस हमेशा अप डायरेक्शन में रहती है, इसलिए इसको अपवर्ड पॉइंटिंग एरो के थ्रू क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। तो भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है तो उस रिएक्शन को तो हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मगर रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। देखिए यहां पर हमने क्या करा, यहां पर कॉपर पाउडर है, ये चाइना डिश, देन इसके बाद वायर गेज है जिसके ऊपर ये चाइना डिश रखी हुई है, ये ट्राइपॉड है और ये बर्नसन बर्नर है। अब हमने क्या करा, इसको हीट प्रोवाइड करना चालू करा। जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करना चालू करा तो क्या हुआ, ये ब्लैक कलर का हो गया, यानी कॉपर ऑक्साइड यहां क्या हो गया, फॉर्म हो गया। मतलब कि अगर कॉपर की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इसको हमने बैलेंस कर लिया। अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या हुआ,
कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या करा है, गेन करा है और कॉपर ऑक्साइड बनाए, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। C2H5OH जिसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम के साथ कराई तो क्या हुआ, यहां पर C2H5ONa आपको बन गया। इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या कहते हैं इसको, सोडियम इथॉक्साइड। और इसके साथ क्या बना, हाइड्रोजन गैस यहां पर फॉर्म हो गई। अगर आप ध्यान से इसको बैलेंस करेंगे तो वहां 2 लगा दीजिए, यहां 2 लगा दीजिए, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। 2 2 2 लगा दिए। अच्छा अब देखिए इथाइल अल्कोहल हैज लॉस्ट हाइड्रोजन। यहां पर देखिए इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH था, अब यहां पर क्या बना, यहां से यहां अगर आप फोकस करें इस जगह, तो यहां पर देखिए C2H5OH था, तो यहां पर ये जो H है वो रिमूव हो गया और इसकी जगह क्या आ गया, Na यहां पर आ गया। यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसके अलावा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो भी क्या है, वो ऑक्सीडेशन है, तो भी क्या है, वो ऑक्सीडेशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। और अगर मान लीजिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो भी ये क्या है, तो भी ये ऑक्सीडेशन है। यानी इन 4 चीजों से आप बता सकते हो कि आपकी कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या नहीं। आइए अब आगे हम बात करते हैं इसको ध्यान से, ध्यान से देखिए। अब क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया और इसकी जगह Na आ गया। हेंस ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर 2 ही पॉइंट बता रखे हैं, 2 पॉइंट मैंने एडिशनल में बताए, वो भी आपको क्या करना है, याद करना है। आइए बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर है तो वो रिएक्शन रिडक्शन है, या फिर क्या हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो भी ये रिएक्शन क्या है, रिडक्शन है। थर्ड पॉइंट, अगर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भी ये क्या है, रिडक्शन। और फोर्थ पॉइंट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो भी ये क्या है, रिडक्शन है। यहां पर हमने जस्ट उल्टा लिखा है, किससे, ऑक्सीडेशन से। तो यह 4 पॉइंट क्या बताते हैं, ये 4 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है। आइए अब आगे बात करते हैं विद एग्जांपल्स। मान लीजिए कार्बन की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, हाइड्रोजन के साथ आपने रिएक्शन कराई और क्या बना लिया, मीथेन बना लिया। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, यहां 2 लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, मीथेन। अब यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, पहले सिंगल कार्बन था मगर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा तो क्या बन गया, CH4 बन गया। यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। यहां पर हाइड्रोजन का गेन हो रहा है इसलिए क्या है, रिडक्शन है। आइए इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। मान लीजिए O3 है, ओजोन का क्या हो रहा है भाई, O2 और ये क्या टूटा है, O में टूटा है। O को हम क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अगर किसी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो भी वो क्या होता है, तो भी वो रिडक्शन कैटेगरी में आता है। ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा या गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। इन्हीं 2 पॉइंट को आप रिडक्शन कहते हैं। तो आइए अब जब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो अब हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन process are run simultaneously is known as redox reaction। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं तो उस रिएक्शन को आप रेडॉक्स रिएक्शन कहते हो। When the oxidation and reduction takes place simultaneously in a given chemical reaction then it is known as redox reaction।
जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आपने हाइड्रोजन के साथ कराई तो क्या हुआ, कॉपर बना और इसके साथ साथ वाटर बन के तैयार हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि कॉपर से आप इस तरफ आइए और यहां से आप इस तरफ आइए। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर H2 है और यहां पर H2O है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस वाली नीचे वाली रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाली रिएक्शन देखिए, यहां पर कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड से सिर्फ कॉपर बन रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी ये रिएक्शन एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। आप यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से यहां बात करूं तो क्या हो रहा है, O2 लॉस्ट हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब रिडक्शन। और अगर मैं यहां से यहां बात करूं, O2 गेन हो रहा है या ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। तो यहां पर CuO इज चेंजिंग टू Cu, ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम CuO, कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर, यानी कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि यहां पर बात करें H2 इज चेंजिंग टू H2O, H2 जो है वो चेंज हो रहा है H2O में, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर, यानी हाइड्रोजन क्या कर रहा है, वाटर को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान से कुछ चीज देखिए, ये जो कॉपर ऑक्साइड है तो CuO गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, द सब्सटेंस which gives oxygen for oxidation is called an oxidizing agent, यानी वो एक सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम करता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जबकि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, H2 रिमूव्स ऑक्सीजन, H2 ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम कर रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी वो सब्सटेंस जो रिड्यूस करने का काम करता है, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन दी जाती है और उस रिएक्शन में आपको पूछा जाता है कि इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो होप सो अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए BaSO4 की रिएक्शन अगर हम करा देते हैं कार्बन के साथ तो क्या बनेगा, BaS यानी बैरियम सल्फाइड बन जाएगा और इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस आप आसानी से कर सकते हैं, यहां 4 लगाया, यहां 4 लगाया। बैरियम सल्फेट से बैरियम की तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, O2 का लॉस्ट हो रहा है। यहां पे देखिए ऑक्सीजन है, यहां पर नहीं है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का लॉस्ट होता है तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप रिडक्शन कहते हो। क्या कहते हैं उसको आप, रिडक्शन। जबकि कार्बन से अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ जाएंगे तो कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहां पर एक चीज है कि BaSO4 जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जबकि कार्बन जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आइए अगेन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ZnO की रिएक्शन हमने कराई कार्बन के साथ, क्या हुआ, Zn बना प्लस इसके अलावा CO बना। अब यहां पर देखिए ZnO से Zn जा रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसका मतलब ये रिडक्शन है। क्या है ये, रिडक्शन। और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। यहां पर अब ये क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, जबकि कार्बन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर बेटा, जिसका भी रिडक्शन होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ये बात आप याद रखना। अपोजिट इससे जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, आगे आइए बात करते हैं। जैसे MnO2 है, इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ करी, क्या बनाया, MnCl2 बना लिया और इसके साथ साथ H2O बन गया। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर MnO2 की, तो यहां देखिए ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये क्या है, रिडक्शन है। जबकि यहां पर देखिए, यहां पर आपका HCl में
ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी ये प्रोसेस आपका क्या है, ये प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन है। इसके साथ साथ Cl2 भी यहां बन जाएगा। ध्यान से देखिए, रिएक्शन को बैलेंस आप आसानी से कर सकते हो। तो यहां से यहां में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर यहां रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जबकि यहां से यहां में क्या हो रहा है, HCl से H2O में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो HCl है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। क्या दिख रहा है आपको, बहुत सारी नेल्स आपको दिख रही है। ये नेल्स बिल्कुल क्लीन नेल्स हैं, जबकि यहां पर बात करोगे, यहां पर नेल्स का कलर क्या हो चुका है, पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। बस इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, कोरोजन। आइए समझते हैं कि कोरोजन होता क्या है। द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर। एयर के साथ साथ मॉइस्चर और एसिड ऑन इट्स नोन एज कोरोजन। यानी कि मेटल के ऊपर किस किस का इफेक्ट पड़ रहा है, यहां पर इफेक्ट पड़ रहा है एयर का, इसके अलावा इफेक्ट पड़ रहा है मॉइस्चर का, और इसके अलावा इफेक्ट क्या किसका पड़ रहा है, एसिड का इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, कोरोजन कहते हो। यहां पर ध्यान से देखिए, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर अ लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इज डेपोजिटेड ओवर सरफेस ऑफ आयरन, और इसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। जो ब्राउन कलर का जो एक लेयर बन जाता है उसको हम रस्ट कहते हैं, और इस रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3.H2O, यानी कि ये इसका रस्ट का क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। आइए आगे बात करते हैं। Copper object get coated with a green substance called copper carbonate with the passage of time। समय के साथ साथ कॉपर के ऊपर क्या होता है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो होता है जो कि कॉपर कार्बोनेट होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस आना चालू हो जाता है, और वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस कहलाता है कॉपर कार्बोनेट। जैसे ये कॉपर है, अब क्या हुआ, समय के साथ साथ क्या हुआ, इसने मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया। जब रिएक्ट किया तो क्या हुआ, यहां पर इस तरह का ग्रीन कलर का सब्सटेंस आपका यहां पर बनना तैयार हो जाता है, और ये ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है वो कहलाता है कॉपर कार्बोनेट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कॉपर कार्बोनेट कहलाता है। आइए, कॉपर की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, मॉइस्चर के साथ कर रहे हैं, तो यहां पर ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन गया जो कि कॉपर कार्बोनेट है। सिल्वर ऑब्जेक्ट बिकम ब्लैकेंड, और सिल्वर ऑब्जेक्ट जो होता है धीरे धीरे कलर के समय के साथ साथ क्या होते हैं, ब्लैक होते चले जाते हैं, एंड लूज देयर शाइनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ साथ क्या हो जाते हैं, अपनी शाइनिंग को खोते चले जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये सिल्वर है जो कि बिल्कुल व्हाइटिश कलर का है, चमकदार है। समय के साथ साथ क्या होगा, H2S गैस अगर आप इसमें पास कर दो तो इसका कलर जो है इस तरह का हो जाता है। ठीक है, इस तरह का कलर यहां पर हो जाता है। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या दिस हैपन ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के गैस के साथ रिएक्ट कर लेती है, किसके प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, क्योंकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंटेड होती है। तो जो सिल्वर होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके अपने सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर के सब्सटेंस को फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। क्या दिख रहा है डायग्राम, यस। अब हम बात करने वाले हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी की आपने देखा होगा, कभी कभी फ्रिज में कोई चीज रखी रहती है या बाहर कोई चीज रखी रहती है तो उसमें स्मेल आना चालू हो जाती है, अनवांटेड स्मेल आना चालू हो जाती है। जो अनवांटेड स्मेल होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। अब इस रेंसिडिटी को कैसे रिमूव किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात यहां पर करने वाले हैं। When oil and fats are oxidized, जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर या फूड के अंदर जो ऑयल्स होते हैं और फैट्स होते हैं जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं और इवन अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, या लंबे समय तक उनको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाते हैं, वो रेंसिड हो जाते हैं, यानी कि वो खराब हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। फूड स्मेल फॉल एंड इट्स टेस्ट चेंज। अब इस रेंसिड की वजह से क्या होता है, फूड के अंदर से स्मेल आनी चालू हो जाती है और उसका जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने भी फूड होते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। जो भी आप वेफर्स वगैरह खाते हैं वो सब
सील पैक जो पॉलीथीन्स होती है उनमें आती है, यानी फिर कोई भी जो चीज जो खराब होने वाली है वो हमेशा एयर टाइट कंटेनर में आती है ताकि वो रिएक्ट नहीं कर पाए एयर के साथ। अब यहां पर देखिए कि आप रेंसिडिटी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो या कैसे उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। सबसे पहले कि कोई भी जो फूड होता है उसको आप क्या करें, एयर टाइट कंटेनर में हमेशा स्टोर करके रखें। सेकेंड पॉइंट क्या होता है आइए समझते हैं। चिप्स आर स्टोर्ड इन नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव। अब जो आपके चिप्स होते हैं उसको आप नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में रख सकते हो क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो फूड के साथ ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंशन ऑक्सीडेशन फॉर फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स को आप डाल सकते हो जिससे फूड आपका एक प्रॉपर टाइम तक रन हो जाए, यानी कि वो जल्दी खराब ना हो। फूड्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। अगर मान लीजिए लगता है आपको कि फूड खराब हो सकता है तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, इससे भी उस फूड की जो लाइफ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो एडवाइज टू स्टोर फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। ये बोला जाता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में आप किसी भी फूड को ना रखें, एज सनलाइट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि सनलाइट क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है। सो दिस वाज योर लेक्चर डियर स्टूडेंट। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।